मॉर्निंग इंडिया। मॉर्निंग की शुरुआत टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ बेट क्लास के साथ मैं प्रोफेसर हरिसर आपके अपने स्टडी चैनल सीटेट वाला 111 पर आप सभी विद्यार्थीजनों का स्वागत करता हूँ। कल का जो हम लोग सेट बना रहे थे उसके अंतर्गत जो आपसे प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था। नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं, शोध विधियाँ समुच्चय 1 तथा प्रदत्त संकलन उपकरण समुच्चय 2 दोनों समुच्चयों का मिलान करें तथा सही उत्तर का चयन करें। इसके अंतर्गत बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। जिन लोगों का आंसर गलत है वो अपने आंसर को करेक्ट करें। इसका आंसर है बी। अब आज हम लोग करेंगे शोध के चरण। शोध के चरण के अंतर्गत जितने तरह के प्रश्नों की श्रृंखला को बन सकता है उसको आपके सामने लाया गया है। शोध के चरणों का सही क्रम पहचानिए। बिल्कुल, विषय चयन, साहित्य समीक्षा, आंकड़ा चयन, निष्कर्ष की व्याख्या। ये ऑप्शन निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया करने का प्रथम चरण कौन सा है? बिल्कुल, समस्या की पहचान। सी। शोध की समस्या का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है? बिल्कुल, ये सभी। डी ऑप्शन, अर्थात शोधकर्ता की रुचि शोध परियोजना में अवश्य होनी चाहिए। शोधकर्ता को विषय की प्रासंगिकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। शोध अध्ययन को समय पर उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। शोध समस्या के निरूपण से पूर्व उनके नैतिक मुद्दों और उनके समाधान को पहले ही सोच लेना चाहिए। शोध की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? बिल्कुल, विषय की प्रासंगिकता। सी ऑप्शन। 131 कथन है, साहित्य समीक्षा द्वारा शोधकर्ता भावी शोध विषय के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करता है। कारणार्थ, शोध प्रक्रिया में साहित्य समीक्षा के उपरांत समस्या का चयन किया जाता है। इसमें से कौन सा कूट सही है? बिल्कुल, कूट सी अर्थात ए सही है, आर गलत है। अगला, किसके अनुसार किसी क्षेत्र का साहित्य उनकी नींव को बनाता है जिसके ऊपर भविष्य का कार्य किया जाता है? डब्ल्यू आर वर्ग। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है? एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है? बिल्कुल, उपरोक्त सभी, अर्थात उपयोगिता और प्रासंगिकता, खोज योग्य, ज्ञान में कुछ नया जोड़ना। अगला, शोध योग्य समस्याओं के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल, उपरोक्त सभी, अर्थात व्यवहार विषय जिसका समाधान चाहिए, सिद्धांत और पूर्व शोध, शिक्षकों का शोधकर्ता के रूप में अपना अनुभव। अगला, किसके अनुसार किसी प्राणी अथवा वस्तु के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है? बिल्कुल, डी एमेटो। किस प्रकार के चर में शोधकर्ता तथा प्रयोगकर्ता कुछ पूर्व कथन करना चाहता है? बिल्कुल, आश्रित चर। वह चर जिसमें मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है यह देखता है, कहलाता है सक्रिय चर। प्रजाति, धर्म, कार्य तथा मानव व्यक्ति का वर्गीकरण किस प्रकार के चर के उदाहरण हैं? बिल्कुल, गुणात्मक चर। साथियों, आप सभी के विशेष अनुरोध पर संध्या 7 बजे होने वाला प्रीमियम अब सुबह 7 बजे किया जा रहा है, जिससे आप जो भी पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा। और शेयर निश्चित रूप से अपने मित्रों के साथ शेयर इसको निश्चित रूप से करेंगे। चरों की वह कौन सी मापनी है जो मापन का सबसे निम्न स्तर है जिसे वर्गीकरण मापनी कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सांकेतिक मापनी, डी ऑप्शन। समाज को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार विभाजन, अर्थात निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग किस मापनी का उदाहरण है? बिल्कुल, क्रम सूचक मापनी। अंतराल मापनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल, डी अर्थात सभी कूट सही है। यह मापन का तीसरा स्तर है। इस मापन प्रणाली में सांकेतिक मापन तथा क्रम सूचक मापन के सारे गुण होते हैं।
इस मापन से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण में अंकगणितीय माध्य, मानक विचलन, टी परीक्षण आदि का प्रयोग होता है। बुद्धि प्राप्तांक, अभिक्षमता प्राप्तांक आदि इसके उदाहरण हैं। चरों के मापन का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। बिल्कुल, अनुपात मापनी। टुकमैन के अनुसार चरों के चयन के संदर्भ में शोधकर्ता को किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, ये सभी सैद्धांतिक मनन, डिजाइन मनन, व्यवहारिक मनन। निम्नलिखित चरों में से किसे परिणात्मक रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, पेशेवर अभिवृत्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सतत चर का उदाहरण नहीं है? यहाँ यह नहीं बोल रहा है, तो नहीं वाला प्रश्नों को आप थोड़ा सा काफ़ी गंभीरता से बनाएंगे। बिल्कुल, प्रज्ञा, बुद्धि। अगला, एक शोधकर्ता को चरों के चयन के दौरान क्या देखना चाहिए? बिल्कुल, डी ऑप्शन, अर्थात स्वतंत्र चर को इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि जोड़ तोड़ प्रयोगात्मक डिजाइन के अंदर आसानी से हो सके। चरों के चयन करते समय वित्त साधनों का ध्यान रखना चाहिए। चरों के चयन करते समय समय सीमा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला, शोध का दूसरा चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बिल्कुल, परिकल्पनाओं का निर्माण। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ उपकथन से है जो किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है? परिकल्पना। किसके अनुसार परिकल्पना भविष्योन्मुखी होती है तथा यह एक तार्किक कथन है जिसकी सत्यता का परीक्षण किया जा सकता है? गुड्डे एवं हॉर्ट के द्वारा। साथियों, कल के वीडियो में आप देखेंगे कि विगत 5 वर्षों में यूजीसी नेट के प्रथम पेपर के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो इसलिए कल का वीडियो को आप निश्चित रूप से स्किप नहीं करेंगे। और जो साथी बेट की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात बिहार में होने वाला जो बेट का एग्ज़ाम है, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो निश्चित रूप से एक भी वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे और अंत तक बने हुए रहेंगे। कल महा मैराथन लेकर आया जाएगा। बिल्कुल, पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च, जिसमें परिकल्पना की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, के लेखक हैं गुड्डे एवं हार्ट। परिकल्पना की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, उपरोक्त सभी परीक्षा के योग्य होना चाहिए, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने में सहायक हो, सभी शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम हो। परिकल्पना के वे कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोट का चयन करें। बिल्कुल, 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात सिद्धांतों की जांच करना, नए सिद्धांत का प्रतिपादन, किसी घटना का वर्णन, पुनरावृत्ति को संभव बनाना, निष्कर्ष निकालने में सहायता। किस परिकल्पना का प्रयोग सांख्यिकी की सार्थकता के परीक्षण के लिए किया जाता है? बिल्कुल, इसका कूट जो सही होगा वो आपको करना है। बिल्कुल, 2, 3, 4 अर्थात 2, 3, 4 सांख्यिकी परीक्षण की पहचान करना, प्राथमिक मूल्य की गणना करना एवं मूल्य की तुलना एक स्वीकार्य महत्वपूर्ण मूल्य से करना परिकल्पना परीक्षण के चरण में शामिल किया जाता है। जीन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार परिकल्पना एक कथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। विचार युक्त का परिकल्पना समस्या को कहाँ तक पहुँचाती है? बिल्कुल, इनमें से कोई नहीं। साथियों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को लगातार मिलेगा। प्रत्येक दिन यहाँ पर प्रीमियम किया जाता है। यूट्यूब के चैनल के इतिहास में पहली बार ऐसा चैनल जहाँ पर आपको प्रत्येक दिन एक सेट बनवाया जाता है, वो भी कॉपी कलम के साथ। तो आप निश्चित रूप से सभी साथी कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे और मेरे साथ ABCD जो भी होगा आप बनाते होंगे, देन आप मेरा आंसर चेक करते होंगे।
तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर इसी तरह का आपको प्रत्येक दिन सेट मिलेगा, जिससे आप यूजीसी नेट या बेट एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए परिकल्पनाओं के प्रकार को उनकी विशेषताओं के अनुसार सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त कूट का चयन कर सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल, इसका ऑप्शन है साथियों बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य परिकल्पना को वर्णित करता है? चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता। निम्नलिखित में से परिकल्पना का प्रारूप क्या है? ये सभी, अर्थात प्रश्न प्रारूप, तीसरा प्रारूप, घोषित कथन प्रारूप। 160 शोध प्रारूप के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ यह असत्य कह रहा है, तो जहाँ भी आपको नेगेटिव प्रश्न होगा आप उसको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। बिल्कुल, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से शोध अभिकल्प के प्रकार को उनकी विशेषताओं के अनुसार सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त कूट का चयन कर सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल, इसका आंसर बी होगा। जनसंख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन के लिए कुछ निश्चित इकाइयों की एक निश्चित विधि के चयन को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिल्कुल, न्यायादर्श। 163 निम्नलिखित में से कौन न्यायादर्श का गुण है? ए 1, 2 और 3, अर्थात इससे समय की बचत होती है, यह शोध एवं गहन अध्ययन को बढ़ावा देता है, यह संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन संभव बनाता है। मान लें कि आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाएंगे? बिल्कुल, न्यायाधीश कोटा प्रतिचयन। न्यायाधीश चयन के लाभ है। न्यायाधीश चयन के लाभ हैं उपरोक्त सभी: समय और धन की बचत, शक्ति की बचत, सत्यता का ज्ञान। न्यायाधीश के प्रकार हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए और बी दोनों संभाव्य न्यायाधीश, असंभाव्य न्यायाधीश। जनसंख्या समिति हो तो कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है? बिल्कुल, क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीकी। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? स्तरबद्ध प्रतिदर्श। इंपॉर्टेंट प्रश्न। जनसंख्या के सदस्यों के प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना वाला प्रतिदर्श कहलाता है संभाविता प्रतिदर्श। संभाविता प्रतिदर्श के प्रकार हैं 1, 3 और 5, अर्थात साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, समूह प्रतिदर्श। जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित होती है तो उसके लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होती है? बिल्कुल, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। अगला, किसी प्रतिदर्श के अंतर्गत पूर्व ज्ञान के आधार पर जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श। एक शोधकर्ता विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है तो उसे किस न्यायादर्श का चयन करना चाहिए? बिल्कुल, स्तरीकृत प्रतिदर्श। किसी शोध की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिदर्श कैसा होना चाहिए? जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए। यदि शोधकर्ता किन्हीं 5 स्कूलों का चयन करने के उपरांत उस चयनित स्कूल के प्रत्येक शिक्षक का साक्षात्कार लेता है तो वो किस प्रतिदर्श अथवा न्यायादर्श का उदाहरण कहलाएगा? बिल्कुल, क्लस्टर। सी ऑप्शन। अनौपचारिक सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने में किस प्रतिदर्श का चयन किया जाता है? बिल्कुल, हिमकंदुक प्रतिदर्श। डी ऑप्शन। अगला,
निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है? बिल्कुल, कोटा प्रतिदर्श। उद्देश्यपूर्ण न्यायाधीश निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? बिल्कुल, किसी एक विशेष उद्देश्य पर आधारित होता है। शोध प्रस्ताव लेखन के प्रमुख बिंदु में शामिल किया जाता है। उपरोक्त सभी अर्थात किन किन संगठन या संगठनों से सहायता की आवश्यकता होगी, प्रस्तावकों का परिचय पत्र व उनकी साख के विषय, अवधि क्या रहेगी, क्या क्या सुविधा प्राप्त होगी, वह धन कितना अर्जित होगा। अगला, प्रदत्त को एकत्र करने की विधियों में शामिल है। बिल्कुल, ये सभी अर्थात अवलोकन, टेलीफोनिक साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, अनुसूचियां, मेल प्रश्नावली। अवलोकन का विशिष्ट गुण है बिल्कुल व्यवहार की शीतलता। अवलोकन विधि में शोधकर्ता समस्या का ज्ञान। बिल्कुल, स्वयं जाकर प्राप्त करता है। अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक विशुद्ध प्रणाली कह सकते हैं, यह कथन है। बिल्कुल, मोसर का सुमेलित कीजिए। इसका आंसर साथियों बी होगा। प्रदत्तों के शोधन या शुद्धि की प्रक्रिया को कहा जाता है संपादन। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला, प्रदत्त किस प्रकार के हो सकते हैं? बिल्कुल, ए और बी अर्थात वर्णनात्मक और संख्यात्मक। किस प्रकार के वर्गीकरण में केवल एक विशेषता पर विचार किया जाता है और संपूर्ण समष्टि को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है? सरल वर्गीकरण। सारणीकरण प्रदत्तों के विश्लेषण में क्यों आवश्यक है? उपरोक्त सभी अर्थात यह तुलना करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। इससे मदों का योग करना व त्रुटियों का पता लगाना सरल होता है। यह विभिन्न सांख्यिकीय संगणना के लिए आधार प्रदान करता है। प्रदत्तों का विश्लेषण करने में सहायक है। बिल्कुल, ये सभी सारणीकरण, प्रतिशत, औसत, सहसंबंध, प्रतिगमन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण आवृत्ति एवं क्रॉस सारणयन की गणना हेतु विशेष उपयोगी है? तो साथियों, आज का यह आपको सेट अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे हमें कार्य करने में और अच्छा तरीक़ा से हम कार्य कर सकेंगे। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें कार्य करने की हिम्मत मिलती है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीक़ा से कार्य कर सकें। तो एक छोटी सी अपील, आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 190 का आंसर सी है, अर्थात मैनुअल प्रदत्त विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण आवर्ती एवं क्रॉस सारणयन की गणना हेतु विशेष उपयोगी है? मैनुअल प्रदत्त विश्लेषण शोध रिपोर्ट के प्रारूप का सबसे अंतिम भाग होता है। बिल्कुल, डी परिशिष्ट। और आज का अंतिम प्रश्न शोध रिपोर्ट के प्रारूप में शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको साथियों कल दिया जाएगा। आप निश्चित रूप से इसका आंसर आप सेंड करें कि इसका क्या आंसर होगा। और इतना देर तक आपने वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपको धन्यवाद।